हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आज आपको जो यूपी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, यूपी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, 2018 का, तो उसमें जो इंग्लिश पूछी गई थी, यूपी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इंग्लिश पूछी गई थी वो मैं आज आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा हर क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि आपके यूपी सुपर टेट के एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसी को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है। तो गाइस, आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो आपका यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपके इंग्लिश के मार्क्स होंगे, जो आपके इंग्लिश के नंबर होंगे वो कितने होंगे, 10 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, जो ये डिसाइड करेगी कि भैया आप यूपी सुपर टेट के लिए क्वालिफाई हो सकते हो या नहीं हो सकते। क्योंकि जो इंग्लिश के नंबर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। ओके गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके गाइस, तो जो आपका ये इंग्लिश का सेक्शन है कितने नंबर का आएगा गाइस, मैंने आपको बता दिया 10 नंबर का। तो देखिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। तो देखिए गाइस, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी सुपर टेट में। आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे जो आपको देंगे 10 मार्क। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ बी। तो आपको देखिए यहाँ पे एक आपको शब्द दिया गया है बी। ठीक है, तो बी का मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी। जैसा कि आप जानते हैं बी का मीन होता है मधुमक्खी। तो आपको इसका क्या बताना है, मैस्कुलाइन फॉर्म बतानी है। तो मैस्कुलाइन आपको पता होगा, बी क्या है, फेमिनाइन। जो मधुमक्खी है ना वो कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। तो आपको बी का कौन सा जेंडर बताना है गाइस, मैस्कुलाइन जेंडर बताना है। तो बी का जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है ना वो क्या गाइस, आपको याद रखना है क्या होता है, ड्रोन। ड्रोन इज़ द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ बी। तो जो बी होता है ना, आपको याद रखना है इसका मैस्कुलाइन जेंडर होता है ड्रोन। जैसे होता है ना बॉय का गर्ल, यू नो। तो ये आपको पता है ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, नाउन पे बेस्ड। अगर आपको जेंडर ऑफ नाउन सुने होंगे तो बी का आपको याद रखना है मैस्कुलाइन जेंडर होता है ड्रोन। ओके, द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ बी इज़ ड्रोन। तो ड्रोन इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना गाइस, उसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, डायरेक्शन, रीड द कंपेस। ये आपको एक पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको इस पैसेज को रीड करना है अच्छे से, पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको उसका आंसर देना है ना गाइस। तो देखिए, मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें इस पैसेज में से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जो आपको एक पैसेज दिया गया है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लियोनार्डो डा विंसी डिज़ाइन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, जो लियोनार्डो डा विंसी थे ना, उन्होंने क्या डिज़ाइन किया इन 1478, मतलब इन 1478, मतलब 1478 में जो लियोनार्डो डी विंसी थे उन्होंने क्या बनाया, ही वॉज अ साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने क्या बनाया है, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। जो अपने लेनार्डो डा विंसी थे, उन्होंने क्या डिज़ाइन किया था गाइस, अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। अब मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए पहले रीड करके बताया क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो। देखो जैसे मैं पेसेज पे वापस जाऊंगा तो आपको आंसर इजीली दिख जाएगा। देखिए लुक एट हियर, ये लिखा है देखो,
डा विंसी डिज़ाइन अ सेल्फ, देखिए अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो देखो ये आंसर मिल गया कि नहीं, देखिए इसमें लिखा है इन्वेंटर लेनार्डो डा विंसी डिज़ाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ठीक है, तो आपको इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये लिखा है, देखो ये लिखा भी है, क्या लिखा है, लेनार्डो डा विंसी एन आर्टिस्ट, वो क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, एंड इन्वेंटर मीन्स जो खोज करता। ठीक है, इन 1478 डिज़ाइन द सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, उन्होंने क्या किया था, 1478 में एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल मतलब वाहन को डिज़ाइन किया था। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत इजी पेपर आया था आपका 2018, जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था ना आपका सुपर टेट का, यूपी सुपर टेट का, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए मेंशन अ कॉमन प्रीफिक्स। अब ये क्वेश्चन है ना गाइस, ये किस पे बेस्ड है, आपने सुना होगा सफिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका कुछ नया मीनिंग्स बताते हैं। ठीक है ना, पर आपको याद रखना है, प्रीफिक्स वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं और कुछ नया मीन बताते हैं। ठीक है ना, टू द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आपको 3 वर्ड दिए गए हैं, आपको 3 वर्ड मीनिंग्स दी गई है, तो आपको इन तीनों वर्ड मीनिंग्स में क्या करना है, ऐसा प्रीफिक्स लगाना है। ठीक है ना, आपको ऐसा प्रीफिक्स लगाना है जिससे तीनों में एक ही लगाना है, याद रखना आपको तीनों में एक ही लगाना है, उसका कुछ न्यू मीनिंग्स आ जाए। तो राइट मीन्स लिखना, फ्रेश मीन्स क्या, तैयार होना। ठीक है ना, या तरोताज़ा होना। ठीक है ना, राइट मीन्स लिखना, फ्रेश मीन्स तरोताज़ा होना, और टेक मीन्स लेना। ठीक है, अब ये 3 शब्द हैं, अब इन तीनों शब्दों में देखो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। इसमें क्या लग जाएगा, री। तो जो री एक प्रीफिक्स है, जो री है ना गाइस, ये क्या अपना प्रीफिक्स है, क्या एक प्रीफिक्स। अब ये किन में लग जाएगा, तीनों जो वर्ड है ना इसमें अपन इनको ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, री को। किसको ऐड करना है गाइस, री को। तो देखो राइट का क्या हो जाएगा, री राइट। ठीक है ना, मतलब राइट मीन्स लिखना, तो री राइट का मीन्स क्या था, फिर से लिखना। अब फ्रेश क्या हो जाएगा गाइस, रिफ्रेश। तो रिफ्रेश का मीन्स क्या था, फिर से तरोताज़ा होना। ठीक है ना, मतलब फिर से तरोताज़ा होना। अब रीटेक का मीन्स क्या था, पुनः या फिर से प्रयास करना। ठीक है, तो ये 3 शब्द थे। अब बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है गाइस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको एक सही आर्टिकल के द्वारा नीचे दिए गए क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए, इट इज़ ब्लैंक यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब इसका आंसर क्या है गाइस, आंसर आपको दिख रहा है ए। इसका आंसर क्या है, ए। तो इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, मतलब ये एक कैसा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये एक अच्छा मौका है। तो देखो मैं आपको ये बता दूँ इसमें ए क्यों आया और एन क्यों नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नोट, अब आपको देखो नोट पे फोकस करना है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आपको याद रखना है हमेशा गाइस, जब भी किसी शब्द का पहला साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो आपको हिंदी के शब्द का कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। जब भी हिंदी के, जैसे हिंदी का साउंड देखना है आपको, हिंदी के साउंड में पहले अक्षर की ध्वनि क्या होगी, कॉन्सोनेंट होगी, तो आपको ए लगाना है। जबकि वोवेल साउंड से, जब कोई वाक्य वोवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, ये वाला जो मैंने जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसको आपको फोकस करना है। जब किसी शब्द की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तो आपको ए रखना है, जब किसी शब्द की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है तो आपको एन रखना है गाइस। देखिए जैसे मैंने ये क्या लिखा है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इट इज़ अ यूनिक। अगर मैं यूनिक लिखूंगा तो यूनिक हिंदी में ऐसे लिखूंगा कि नहीं गाइस, यूनिक। जैसे गाइस मैंने यूनिक लिखा,
तो यूनिक हमने ये ऐसे लिखा यूनिक। अब जो यूनिक शब्द है उसका पहला अक्षर है तो वो क्या है, य। क्या है, य। तो य कौन सा साउंड है गाइस, एक कॉन्सोनेंट है। क से लेके य तक जो भी हिंदी के साउंड होते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। और अ से लेके अंग खाली तक जो हिंदी के साउंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वोवेल। तो देखिए जैसे मैंने लिखा है एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन, तो जो मैंने यहाँ पे एन क्यों लगाया गाइस मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो ऑनरेबल है तो ऑनरेबल का पहला अक्षर क्या होगा गाइस, ओ होगा कि नहीं, ओ न। तो ओ जो आएगा ना ऑनरेबल, तो ओ जो अक्षर है ये क से लेके ग के बीच में आता है कि अ से लेके अंग के बीच में। ये जो अक्षर है ना गाइस ये किस में आता है, अ से लेके अंग के बीच में। अ आ ई ओ, तो ओ आया कि नहीं, तो इसलिए इसके संग क्या आया है, एन। इसके संग क्या लगाया गाइस हमने, एन। तो इसलिए बोलते हैं एन ऑनरेबल पर्सन, एक सम्मानीय व्यक्ति। समझ आ रहा है गाइस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क से लेके ग तक किसी शब्द का पहला साउंड होगा तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। तो मैंने ये यूनिक बोला है ना, यूनिक, तो यूनिक का जो पहला साउंड है वो य है, इसलिए इसमें ए आया। अब ये ऑनरेबल है, अब ऑनरेबल का साउंड क्या है गाइस, ओ, तो इसलिए इसमें एन आया। अब सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लिए, अ वन आइड मैन, तो जो वन लिखा है ना, अब आप देखिए जैसे मैं वन को हिंदी में लिखूँगा तो मैं ऐसे ही लिखूँगा ना गाइस, वन, जैसे मैंने हिंदी में वन लिखा तो मैं ऐसे ही लिखूँगा। तो वन का जो पहला अक्षर है उसका साउंड क्या है, व, तो इसलिए इसके संग क्या आएगा गाइस, ए। ठीक है ना। तो अब वन आइड मैन, एक आँख वाला व्यक्ति। समझ में आया गाइस, बहुत सिंपल आर्टिकल्स होते हैं, आपको एक बार समझना, बस ये वाली लाइन आपको, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये याद रखना है। कॉन्सोनेंट साउंड आए, किसी शब्द का कॉन्सोनेंट साउंड आता है हिंदी का तो ए लगाते हैं, किसी शब्द का वोवेल साउंड आता है तो एन लगाते हैं। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको क्या पहचान करना है गाइस कि भैया वो एक्टिव में है कि पैसिव में। आपको पता है ना इंग्लिश में दो वॉइस होती है, एक तो एक्टिव वॉइस होती है, एक होती है पैसिव वॉइस। ठीक है गाइस, एक्टिव वॉइस में ना किसको महत्व दिया जाता है, कर्ता को। जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें कर्ता को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो पैसिव वॉइस होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो वॉइस होती है इंग्लिश में दो होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव में ना किसको महत्व दिया जाता है, कर्ता को, और पैसिव में महत्व दिया जाता है किसको दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अब मैं आपको जैसे इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, क्या लिखा देखिए, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, अलेक्जेंडर ग्राम बेल थे, उन्होंने किसकी खोज की, टेलीफोन की। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राम बेल एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है कि नहीं, सब्जेक्ट मिस करता है। तो इस वाक्य में किसको महत्व दिया जा रहा है, कर्ता को, तो ये क्या है, एक्टिव है। तो मैंने आपको बताया जिस वाक्य में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव होता है, और कोई ऑब्जेक्ट होता है तो पैसिव। देखिए अब आपको डिस्क्रिप्शन देखिए, अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, एक्टिव वॉइस, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, दिया गया है एक्टिव वॉइस में क्योंकि। अब देखिए एक्टिव वॉइस में क्योंकि क्या बोलना है, क्योंकि यहाँ स्वयं मतलब खुद कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि इस सेंटेंस में ना जो अलेक्जेंडर ग्रैम बेल है ना वो खुद उन्होंने काम किया कि नहीं, तो जिस वॉइस में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा खुद कार्य किया जाए, ठीक है ना, मतलब वो खुद किसी कार्य को करता है तो वो कौन सा वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, आपको होप समझ में आया होगा। अगर इसका पैसिव मुझे बनाना था, पता है इसका पैसिव वॉइस का था गाइस, देखिए अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, तब टेलीफोन ऑब्जेक्ट है तो पैसिव होता ना तो टेलीफोन इसकी जगह पे आता, मतलब सबसे पहले क्या आता, टेलीफोन। इसका पैसिव ये बनता, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल। समझ में आ रहा है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या पूछा जा रहा है गाइस, इज स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये
कितना सिंपल क्वेश्चन है गैस। इसमें ये पूछा जा रहा है जो ये स्वीट शब्द दिया गया है वो सेंटेंस में क्या है, एक प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट क्या है। देखिए, द मैंगोज इन द बास्केट आर स्वीट, एक ये सेंटेंस है। तो आपको ये बताना है जो स्वीट जो वर्ड है ये एक सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है। तो आपको याद रखना है जो साइक्रिया के बाद जो भी चीज़ होती है प्रेडिकेट मानी जाती है। जैसे ये साइक्रिया दिए गाइस आर, तो आर जो इज़ आ जाए, इज़, एम, आर, कुछ भी आ जाए, हैज़, हैव, हैज़ टू, कैन, कोड, शुड, वुड, सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। ओके गाइस, तो देखिए जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा देखिए, द मैंगो इन द बास्केट आर स्वीट इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया है स्वीट इज़ द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ये क्या प्रेडिकेट है, जैसा कि मैंने बताया, मतलब सब्जेक्ट के बाद का जो भी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस का प्रेडिकेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको एक वाक्य दिया गया है, आपको उसको क्या करना है गाइस, कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है। लुक एट द सोल्जर फॉट करेज। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो सोल्जर था उसने कैसे फाइट की, हिम्मत के साथ। द सोल्जर फॉट, अब फॉट क्या है, फाइट की सेकेंड फॉर्म है गाइस। तो सैनिक ने बहादुरी के साथ लड़ा या लड़ाई की, ठीक है ना। तो के साथ को क्या बोलते हैं गाइस, विद। तो इसकी प्रॉपर जो फिलर है उसमें क्या आएगा, विद, ठीक है ना। जो फिलर है उसका आंसर क्या होगा, विद। मतलब सैनिक ने बहादुरी से फाइट की। द सोल्जर फॉट विद करेज, तो आंसर क्या बन गया। अब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन। आपको क्या बताना है, मतलब आपको क्या रखना है, पुट मीन्स रखना, करेक्ट प्रोनाउन रखना है इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको एक रिपोर्टेड स्पीच दी गई है, उसमें आपको क्या रखना है गाइस, करेक्ट प्रोनाउन रखना है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, राहुल सेड टू मी, इट मीन्स राहुल ने मुझसे कहा, कोमा, अब इन्वर्टेड कोमा में क्या है, आई वर्क इन एन ऑफिस। मतलब राहुल ने मुझसे कहा कि भैया मैं किस में काम करता हूँ, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। अब ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसकी इनडायरेक्ट बनानी है, आपको इनडायरेक्ट बनानी है, और इनडायरेक्ट में कौन सा प्रोनाउन आना है ये बताना है। बहुत सिंपल है। देखिए राहुल सेड टू, तो टोल्ड आपको बताया, अगर आपको नरेशन आती होगी तो सेड टू हमेशा किस में बदलता है, टोल्ड में, इनडायरेक्ट में। तो देखिए राहुल टोल्ड मी दैट। अब देखिए जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल ने मुझसे कहा कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। अगर मैं आपको ये बात बताऊँगा, जैसे कोई राहुल बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो मुझसे बोलता है कि भैया मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, राहुल ने मुझे बताया कि वह ऑफिस में काम करता था, ऐसे ही बोलूँगा कि नहीं। जैसे कोई डायरेक्टली आके मुझे बोलता है, कोई राहुल नाम का लड़का आके मुझसे बोलता है कि सर मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, तो यही स्पीच इनडायरेक्टली मैं आपको क्या बताऊँगा कि राहुल ने मुझे बताया कि वह। तो इसमें दैट के बाद जो प्रोनाउन क्या आना है, पर्सनल प्रोनाउन ही आना है। तो इसका आंसर क्या है गाइस, ही, ठीक है। अब इसकी आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया, देखिए, चूँकि दिए गए डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में जाती है, तो आपको बताइए प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। अतः इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये तो बना ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इन्होंने क्या बता दिया, पास्ट में बनाएंगे, बट अपन को क्या करना था, ही, मतलब मेन क्या देखना हमको, ही, ठीक है। तो आई की जगह है ना आपको क्या रखना है, ही, क्योंकि राहुल ने डायरेक्ट आके मुझे बोला था तो उसने आई का यूज़ किया। अब वो बात मैं आपको इनडायरेक्टली बताऊंगा तो मैंने ही लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यूज़ द सूटेबल कंजक्शन। जो ये क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है गाइस, कंजक्शन। टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक आपको नीचे वाक्य दिया गया है, आपको उसको कंप्लीट करना है किसके साथ, एक कंजक्शन के साथ। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, फाइंड। अब देखो उसको केवल पनिश ही नहीं किया गया, बल्कि उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। इसका मीन क्या होता है गाइस, उसे केवल सजा ही नहीं दी गई, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको जीवन भर याद रखनी है वो ट्रिक। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे भी आपको क्या दिख जाए, नॉट ओनली,
क्या दिख जाएगा इस नोट ओनली, ठीक है ना। तो आपको कभी भी क्या दिख जाएगा इस, आपको सेंटेंस में कभी भी क्या दिख जाएगा इस नोट ओनली, ठीक है ना। नोट ओनली के संग हमेशा क्या आता है, बट आल्सो, बट ऑल्सो। तो आपको ये पेयर याद रखना है, जब भी नोट ओनली स्टार्टिंग में आएगा किसी सेंटेंस में आएगा पेयर, ये क्या पेयर वाली कंजक्शन होती है, ठीक है ना। तो नोट ओनली आएगा तो उसके बाद जो दूसरा ब्लैंक है, ठीक है ना, दूसरा सेंटेंस आएगा तो उसके संग हमको क्या लगाना है, बट ऑल्सो। तो बस यही आपको याद रखना है। तो ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। ओके, अब देखो जो इसकी व्याख्या भी मैं आपको बता दूँ, ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। दिए गए वाक्य में आप देखो ये कौन सी कंजक्शन है, मैंने बताया था ना आपको कौन सी, कोरिलेटिव, मतलब जो पेयर में होती है कंजक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो। जैसे आपने सुना होगा नीदर नॉट, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। तो ये सब जो पेयर में कंजक्शन होती है का प्रयोग होगा, क्योंकि कोरिलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली को बट ऑल्सो फॉलो करता है, ठीक है। जो नॉट ओनली होती है ना कंजक्शन, उसको फॉलो क्या करता है, बट ऑल्सो। ओके गाइस, अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखिए अब डायरेक्शन क्या बोला जा रहा है, रीड द कंपैरिजन, मतलब आपको क्या करना है, पोइट्री को रीड करना है, एक कविता दी गई है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, और आपको उसका आंसर देना है। तो मैं आपको बताया था सिंपल है, कुछ नहीं है, पोइट्री आपको रीड नहीं करना, मैं ईजिली आप वे में बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, चाहो तो मैं आपको हिंदी बता दूंगा, आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन सीधे। व्हाट इज़, देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ईरे या एरे। जो एरे शब्द है ना, ई आर ई, तो ये एक इसका शब्द का मतलब बताना है, मतलब इसका मीन्स कहता है, जो एरे शब्द है ना इसका मीन्स होता है पहले, के पहले। जो ईरे शब्द है ना उसका मीन्स क्या होता है, के पहले। तो के पहले को क्या बोलते हैं, पोइटिक, मतलब पोइटिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ईरे, और प्रॉपर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा गाइस, बिफोर। तो कुछ नहीं था, एक पोइट्री दी गई थी, उसमें आपको एक ईरे शब्द दिया था, उसका सिनोनिम्स बताना है, मतलब समानार्थी, तो इसका मीन्स कहता है बिफोर। तो गाइस ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, जो आपका यूपी सुपर टेट हुआ था 2018 का एग्ज़ाम। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसके बाद मैं आपको जो यूपी सुपर टेट है, ठीक है ना, उसके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से कवर करना, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं और प्रैक्टिस सेट हैं उसको कवर करने से मोस्टली आपकी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ओके गाइस, तो मैं आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और अपने पेरेंट्स की भी, और अपने देश की, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।